नमस्कार दोस्तों। साल 1993 को भारत में दो सबसे बड़ा घटना मुंबई दंगे और मुंबई बम ब्लास्ट ने देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को काफी हद तक बदल दिया था। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद भारत में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया था। इन तनावों के फलस्वरूप मुंबई में बड़े पैमाने पर दंगे भड़क उठे, जिसमें विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच संपर्क खराब हो गया और हजारों लोग हिंसा का शिकार हुए। 12 मार्च 1993 को मुंबई शहर में 13 विस्फोट हुआ, जिसमें व्यापक विनाश हुआ। इस हमले में शहर की अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, आम जनता की भावनाओं को गंभीर रूप से प्रभावित किया था। 9 मार्च 1993 को गुल मोहम्मद का बयान। उत्तर पूर्व मुंबई के बेहरामपदा बस्ती से नूरगुल मोहम्मद नामक एक अपराधी को नगपदा पुलिस स्टेशन में गिरफ्तार किया गया था। गुल्लू टाइगर मेमन द्वारा चुने गए 19 लोगों में से एक था। बंदूक का पचार और बम बनाने की ट्रेनिंग के लिए शेर था। चांदी पचार और हमले का मास्टरमाइंड था। 12 मार्च 1993 को दोपहर 1:30 पर मुंबई स्टॉक मार्केट बिल्डिंग के बेसमेंट पर एक शक्तिशाली कार बम ब्लास्ट हुआ। 28 मंजिला कार्यालय भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। 1:30 से 3:40 तक 12 बम ब्लास्ट हुए। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, जवेरी बाजार, प्लाजा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, होटल सिरॉक, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल जुहू सेंटर, सिनेमा थिएटर, शिक्षा प्रतिष्ठान, वाणिज्यिक इलाकों में भी बम ब्लास्ट हुआ था। इस घटना में 257 लोग मर गए और 1400 लोग घायल हुए थे। हमलों का प्रबंध दाऊद इब्राहिम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समूह अपराधी सिंडिकेट डी कंपनी का नेता इब्राहिम टाइगर मेमन और याकूब मेमन के जरिए हमले की काम संभाली और सहायता की थी। दाऊद इब्राहिम का बम धमाका। बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के निर्देश में डी कंपनी सबसे ताकतवर अपराधी संगठन के बीच बड़ी दरार पैदा कर दी। मददगार छोटा राजन को संगठन से अलग कर दिया गया था। छोटा राजन मुख्य रूप से हिंदुओं के खिलाफ गैंग खड़ा करते थे। 1993 के दंगे और बम ब्लास्ट के बाद मुंबई शहर के अंदर सांप्रदायिक विभाजन बढ़ गया। विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव और विश्वास की कमी पैदा होती है। दंगे और हमलों के बाद सरकार ने सांप्रदायिक तनाव से निपटने के लिए नए सुरक्षा नीति पेश की। दंगों और हमलों भारतीय राजनीति पर बड़ा प्रभाव पड़ा। विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की भूमिका पर बहस हुई है और उनके लोकप्रियता प्रभावित हुआ है। साल 1994 में टाइगर और याकूब के परिवार भारत में लौट आया था और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। 30 जुलाई 2015 सुबह 6:30 पर नागपुर सेंट्रल जेल में याकूब मेमन को फांसी दी गई। कई लोग जो बम ब्लास्ट की योजना बनाने और क्रियान्वित करने में सीधे तौर पर शामिल थे, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संजय दत्त पर गैर कानूनी हथियार रखने का आरोप लगाया गया और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस घटना के पीछे क्या राज छुपा है, ये जानने के लिए हमें बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा। 1990 में दाऊद इब्राहिम के नेतृत्व में डी कंपनी ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड में काफी प्रभाव डाला। दारू की तस्करी, जबरत वसूली और कई बेआईनी गतिविधि में शामिल था। विभिन्न गैंग के बीच संघर्ष और दंगे से शहर की अपराध बढ़ गया था और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। 1980 के दशक में मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार और निवेश के केंद्रों के रूप में शहर का महल बढ़ गया था। 1980 में मुंबई में कपड़े का मिल बना था और श्रमिक के बीच हड़ताल और विरोध देखने को भी मिला था। 1990 के दशक की शुरुआत में भारतीय राजनीति पर सांप्रदायिक तनाव धीरे धीरे बढ़ रहे थे, खासकर हिंदू मुसलमान संप्रदाय के साथ। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी राजनीतिक दलों ने हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। ऐसी राजनीतिक दल हिंदुओं को बढ़ावा देते थे और मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ भेदभाव करते थे। 1990 के दशक के शुरुआत में भारत का राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर था। उस समय प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ दबाव बढ़ रहे थे। साल 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक संकट का सामना करना पड़ा, जिसके कारण विदेशी मुद्रा भंडार शून्य के करीब गिर गया था और सरकार को अपना स्वर्ण भंडार गिरवी रखना पड़ा। प्रधानमंत्री नरसिम्हा साहब और अर्थ मंत्री मनमोहन सिंह नेतृत्व वाली सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के घटना के बाद पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगे फैल गया। इस घटना के तुरंत बाद मुंबई में हिंदू मुसलमान संघर्ष शुरू हो गया। 7 से 10 दिसंबर तक मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में सांप्रदायिक संघर्ष, दुकान लूटपाट, आग लगाने की घटना घटे। दिसंबर की संघर्ष के बाद मुंबई में तनाव कुछ हद तक कम हो गया, लेकिन जनवरी में फिर हिंसा शुरू हो गई। जनवरी की दंगा पिछले दंगों से और भी खतरनाक था। संघर्ष कई दिन तक जारी रही। बॉम्बे पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिश के बावजूद संघर्ष नहीं रोक पाया। स्थानीय राजनीतिक दलों के सांप्रदायिक प्रचार दंगे को और भी बड़ा कर दी। राजनीतिक
राजनीतिक दलों अपने हितों के लिए धार्मिक समुदाय के उपयोग किया, जो हिंसा और संघर्ष के कारण होके खड़ा था। शहर की गरीब और वंचितों आबादी में गुस्सा और असंतोष था, जो सांप्रदायिक तनाव के साथ मिलकर हिंसा में बदल गया। दंगों में लगभग 900 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए, जिसमें महिला, बच्चे और बुजुर्ग भी इस हिंसा के शिकार बन गए। कई लोग अपने घर को खो दिया। धमाकों के बाद विभिन्न इलाकों में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विभाजन शुरू हो गया। कुछ इलाकों में मिश्रो समुदाय के लोग एक दूसरे से अलग होने लगे। मुस्लिम धर्म के कई लोग अपने सुरक्षा के तलाश में अपने समुदाय के लोगों के पास चले जाते हैं, जिससे शहर में गोटेजाइजेशन सिस्टम प्रभावित होती है। 12 मार्च 1993 को पूरे मुंबई में जो तांडव मचा था, उसका बजाय बाबरी मस्जिद थे। दाऊद इब्राहिम के गैंग डी कंपनी बाबरी मस्जिद के विध्वंस के प्रतिशोध लेने के लिए किया गया था। दाऊद इब्राहिम और उसके साथी पाकिस्तान चला गया। पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसीज ने बम ब्लास्ट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया। 2006 में टाडा कोर्ट में 100 से भी ज्यादा अपराधी को दोषी घोषित किया गया था। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट ने शहर के सांप्रदायिक संबंध को बहुत प्रभावित किया। इन घटनाओं से हिंदू मुस्लिम संबंधों में नए तनाव और आत्मविश्वास पैदा हुआ, जिसमें लंबे समय तक मुंबई शहर के सांप्रदायिक नुकसान पहुंचाया।